धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। रात को 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन स्थिति को पूरी तरह साफ कर चुका है। अभी कोई सवाल बाकी नहीं रह गया है। अब जो सवाल पैदा हो गए हैं वो ये, क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे तो किस कंडीशन में बनेंगे, या इसके अलावा और जो बहुत सवाल हैं कि जो हार गए हैं तेजस्वी यादव वो अब क्या करेंगे, क्योंकि वो चुनाव आयोग की भूमिका पे सवाल उठा रहे हैं। क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जहां भी जाएंगे क्या करेंगे। लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका को लेकर। साउथ की एक पार्टी है AIMIM, वो उसके मुखिया हैं। 100 साल पुरानी करीब पार्टी बताई जाती है, 1927 तक। वो अपने तेलंगाना में हमेशा 8 सीटों से ज्यादा सीटों पर कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन आजकल उत्तर भारत, जिसे हम हिंदी क्षेत्र कह सकते हैं, वहां पे उनकी पार्टी पांव पसार रही है और ऐतिहासिक जीत उनको बिहार से मिल गई है। 5 सीटों पर वो कामयाब हो गए हैं, यानी कि 5 विधायक उनके जीत के आ गए हैं। कैसे इसे देखा और समझा जा सकता है, और क्या वाकई में उनकी कोई भूमिका है महागठबंधन की हार में, और इसके बाद और पार्टियां और प्रदेशों में असदुद्दीन ओवैसी को अब कैसे देखेंगी, इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करेंगे। बिहार की राजनीति पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले अली अनवर साहब, जो वैसे तो राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं लेकिन पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखते हैं, इस एंगल से भी चीजों को देखिएगा और समझिएगा। पत्रकारिता के बाद में ही वो राजनीति की तरफ आए हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपको भी। मेरा पहला सवाल, उसे असदुद्दीन ओवैसी को जो 5 सीटें मिली हैं, क्या उनकी वजह से, या वो जो 20 सीटों पर लड़े हैं, क्या उनकी वजह से महागठबंधन की हार हुई है? नहीं, देखिए आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि 5 पर जीते हैं और 11 जगह ये हराए हैं महागठबंधन को। अब इसका फायदा किसको हुआ, ये ऑब्वियस है। कल कुछ पत्रकार उनसे पूछ रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट जी, वो पूछ रहे थे कि भाई आप किसको वोट दीजिएगा, महागठबंधन को दीजिएगा कि ये NDA को दीजिएगा। जी, तो इसका कोई जवाब नहीं दिया। जी, अगर मान लीजिए कि उनकी नजर में, जैसा कि वो बताते हैं कि मुख्य हमारी लड़ाई बीजेपी से है, तो अगर मुख्य विरोधी या दुश्मन जो भी कहिए, अगर बीजेपी होती तो वो कहते कि मैं बीजेपी को तो हरगिज नहीं दूंगा जी, इतना तो कह सकते थे। जी, लेकिन ये भी बात वो बोले नहीं। खैर, बोले या न बोले, सवाल ये है कि उनकी जो सियासत है जी, उसका फायदा आप देख लीजिए हर जगह। महाराष्ट्र में भी कोई पहली बार बिहार में तो दूसरी बार लड़े हैं, 15 में भी लड़े थे, लेकिन 15 उनकी दाल नहीं गली, सभी जगह उनकी जमानत जब्त हो गई। ठीक है। और तकरीबन इतना ही कैंडिडेट उस वक्त भी खड़ा किए थे जी, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में अच्छा किया, वहां तो इतनी कामयाबी नहीं मिली, एक ही सीट शायद जीते, लेकिन लगभग इतनी ही जगह पर 10 से 11 जगह पर हराया। जो सेकुलर जो पार्टियां हैं उनको हराया। वो तो कहिए कि माने बनवा ही चुके थे इनके चलते। अगर शिवसेना नहीं हटती तो आज शिवसेना बीजेपी की सरकार होती, तो वो बात वहां हुआ। फिर ये हमारे यहाँ बगल में झारखंड में भी आए थे जी, तो झारखंड में भी इनकी दाल नहीं गली। हालांकि तहां ये कोशिश किए, लेकिन वहां फासला बहुत का था वोट का। यहाँ फासला उतने का नहीं था, बहुत कीन कंटेस्ट चल रहा था। और शायद बीजेपी अगर यहाँ जिन इलाकों में जीते हैं, अगर आप देख लीजिए क्या है, 125 है और इधर 110 है। तो जितना ये हराए हैं, जितना मान लीजिए कि जीतते हैं, इसमें वो बन जाती, महागठबंधन की सरकार बन जाती, आसानी से बन जाती।
आप ये कह रहे हैं कि 5 तो इनके जीत गए, 11 इन्होंने महागठबंधन वाले हरवा दिए, तो हो गए 16। 110 महागठबंधन को मिला है, तो हो जाते हैं 126, यानी कि महागठबंधन की सरकार बन जाती। तो ये वोट कटवा है क्या? देखिए, ये उससे भी बड़ी चीज है। वोट तो काटने के लिए बहुत लोग इंडिविजुअल भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो सियासत है वो बहुत ही समझिए कि नुकसानदेह है, और खास करके जिसकी ये बात कहते हैं मुसलमानों के लिए और सेकुलर फोर्सेस के लिए और इस देश के लिए जी। असल देखिए, इनके रूट में वो मुस्लिम लीगी जहनियत है। काबिल आदमी है, कई अच्छी बात भी करते हैं, हालात के मुताबिक बैरिस्टर हैं, अच्छी बात करते हैं। तो वो बात तो जिन्ना साहब भी बहुत काबिल आदमी थे और वो भी अच्छी बात कर लेते थे। तो किसी जमाने में कहा जाता है कि जिन्ना साहब बहुत प्रोग्रेसिव आदमी थे, तरक्की पसंद इंसान थे, उस सोच के थे। लेकिन जो रास्ता लिया, उनकी जो सियासत जहां तक पहुंची, तो उसी नक्शे कदम पर हालात चूंकि बदले हुए हैं, उस तरह से तो बात नहीं कर सकते हैं, हालात बदले हुए हैं तो वो बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये है, हम ये कहना चाहेंगे कि ये हालात किसने पैदा किए इस देश में? एक तो बीजेपी ने ये हालात पैदा किया है कि मुस्लिम को एक तरह से वोट का कोई इंपॉर्टेंस, उसकी कोई अहमियत नहीं रहने दी है। ठीक है, एक ये है। और दूसरी हालात ये है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो उसके डर से, या कई बार ये कि टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेती हैं कि भाई इनको तवज्जो नहीं देना है, इनको आगे नहीं करना है, इनसे हम सटेंगे तो वोट तो चाहिए, वोट चुपचाप यूं मिल जाता है, बिना किसी मेहनत मशक्कत के मिल जाता है। तो इसके लिए उनको बहुत नजदीक लाना, सटाना ये मुनासिब नहीं है, तो दूर दूर ही रहो। कुछ चीजों को सवाल के जरिए समझ लेते हैं, अब जवाब के जरिए बताएंगे तो लोगों के दिमाग तक चीजें स्पष्ट रूप से जा पाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अपनी हार का ठीक करा, या जो महागठबंधन वाले हैं अपनी हार का ठीक करा, उन्हें भी एक मुर्गा चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी के जिम्मे मर दो और कह दो कि इसने हमें हरा दिया? देखिए अकरम साहब, मैं महागठबंधन का नहीं हूं। मैं आज की तारीख में मैं तो कभी जेडीयू के साथ था, और इसी सवाल पर कि जेडीयू बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गई, मैं उनसे अलग हो गया जी। तो मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। आपने ठीक ही तारुफ कराया मेरा कि मैं लंबे समय तक 12 साल संसद वाला तजुर्बा है और उससे 24 साल सहाफत का तजुर्बा है जी। तो उस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ। वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, पार्लियामेंट में हम लोग 11 साल तो साथ में रहे ही हैं, फिर उसके बाद 19 में ये जीते हैं, तो उनकी तीसरी पारी चल रही। तो उसमें कोई बात नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि बहुत काबिल आदमी है, सलीके से बात करते हैं, लीगल है, बैरिस्टर है, तो वो सब चीज है। तो क्या एक पत्रकार के नाते आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी आज के दौर के, आज के भारत के जिन्ना बन गए हैं? कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश और माशाअल्लाह पर्सनालिटी भी है अच्छी। जिन्ना साहब की तो पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी इनकी अच्छी है, तो उसका भी असर पड़ता है भाई। तो वो है। और फिर वसाइल जो है, रिसोर्सेज, माने एक तरह से किंग है भाई, हैदराबाद के किंग है। अरे भाई वो चले गए हैदराबाद निजाम, तो उनका पूरा अक्स है इनमें। तो वो सब चलिए, अच्छी बात है, आपने हैदराबाद के निजाम का अक्ष जो है वो असदुद्दीन ओवैसी में ढूंढ लिया है। लेकिन अब कुछ चीजों को समझ लेते हैं। आपने बहुत सारी बातें कही, मैंने भी वो कल की प्रेस वार्ता सुनी है जिसमें पत्रकारों ने सवाल किया कि आप क्या महागठबंधन को समर्थन देंगे। वहां उन्होंने इनकार नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा। उन्होंने कहा भाई पहले रिजल्ट तो आने दो, जब रिजल्ट क्लियर आ जाएगा, मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो समर्थन नहीं देंगे। नहीं, ये इतनी देर क्यों कि रिजल्ट तो आ जाने दो। अगर फॉर्म है, आपका कमिटमेंट है, आपका डेडिकेशन है, आपकी पॉलिटिकल
पॉलिटिकल लाइन क्लियर है तो ये क्या। और फिर बात यह है कि आदमी क्या कहता है, इससे नहीं ना तय होता है वो क्या कर रहा है, और इससे तय होता है उसका बेनिफिशियरी, उसके करने का, उसके कर्म का फायदा किसको हो रहा है, ये ना देखना है। समझ रहे हैं। वहां क्यों नहीं, माने तेलंगाना में अगर एक वो तो है आपको वो अतर वाले असम में, असम वाले हैं, वहां एक बनाया है मजबूत, वहां आयु रहते हैं। इनसे ज्यादा लंबे समय से माने पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में माने है, या कम से कम पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, असेंबली के पॉलिटिक्स में ज्यादा एमएलए उनके हैं। तो वो भी तो बंगाल में भी बैठ कर सकते थे। बिहार, आसाम तो बिहार बंगाल सटा हुआ है, ये तो हैदराबाद से माने आए हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीडरान तो और भी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं, वहां पे मुस्लिम लीडर मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन उन्होंने कभी पूरे देश में सिर्फ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश नहीं की। आप बदरुद्दीन अजमल साहब की बात कर रहे हैं कि वो असम में है, लेकिन उन्होंने कभी बंगाल को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी शायद ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में इकलौते मुस्लिम नेता बनना चाहते हैं, सबको खत्म करना चाहते हैं। देखिए, मैंने इतने लोगों का नाम लिया, मैंने हम ये कहते हैं कि बिहार में हम लोग नहीं है कि कैसे लोग पार्टी बना ले सकते हैं जी। तो हम भी पार्टी बना सकते हैं कल को गए। लेकिन हमारा नजरिया साफ है कि भाई हमको ऐसा कुछ नहीं करना है जो इस पार्टी सिस्टम को, जो जमहूरियत को, भारत के आइन को, दस्तूर को, भारत के भाईचारे को टुकड़े टुकड़े में कर। अब आप देख लीजिए, हालांकि इत्तेफाक हम लोग नहीं रखते हैं आजम खां साहब से, आपके उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि उन पर मुर्गी का चोरी, साइकिल चोरी, किताब चोरी, गलत काम कई तरह का किया होगा, लेकिन जिस तरह से उनके पूरे फैमिली को, उनके बेटे को, उनको जेल में बंद, इन पर आज तक कोई मुकदमा हुआ नहीं। अगर ये देखें, सुन लीजिए बात क्या है, अगर जब ही कहेंगे और जब ही ये सेकुलर फोर्सेस के पाले में आएंगे, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का छापा शुरू हो जाएगा। तो असल बात ये है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और बहुत बड़ी बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात तो बताइए, जब आप जैसे नेता वहां पे बैठे हैं, वैसे आज आप नेता नहीं है, लेकिन फिर भी एक समाज पे आपकी पकड़ है, तो बिहार के लोग साउथ इंडिया से आए हुए हैदराबाद के एक नेता को, जिसे आप कह रहे हैं निजाम का वंशज हो सकता है, निजाम चले गए वो रह गए, उसे क्यों पसंद कर लेता है बिहार का आदमी? देखिए, सवाल ये है कि भाई हम लोग की हैसियत पूरे वोट में 14% न है, 16%, 14% बिहार में आबादी है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम तो आज कोई बखेड़ा खड़ा कर दें, आज कोई बखेड़ा, उनसे बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि ये मुल्क के, ये मुसलमानों के, ये गरीबों के, ये किसी के ये हक में नहीं है। भारत और पाकिस्तान जो बना वो किसके हक में है? सरहद के उस पार भी लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, इस पार भी हम लोग उसका दंश झेल रहे हैं जी। तो हमारे कहने का मतलब, ये कहें ना कहें, लेकिन मुस्लिम लीग की जो सियासत है, जो फलसफा है, वो फलसफा है थियोक्रेटिक स्टेट, धर्म आधारित राजनीति जो है, क्या उसको बिहार के लोग अब पसंद कर रहे हैं? आप लोगों की जो सेकुलरिज्म वाली राजनीति है, सामाजिक न्याय की राजनीति है, आर्थिक न्याय की राजनीति है, या वहां की जो पार्टियां इस तरीके की राजनीति करती है, उनको नकार के अब जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है बिहार का, वो धर्म आधारित राजनीति को पसंद कर रहा है, इसलिए ओवैसी को सुना? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि इनको पब्लिसिटी भी बहुत मिली है। मैं इनके साथ 9 साल 11 साल जब था, तो 11 साल जब तक मोदी ये आए हैं, उसके पहले से
इस तरह की माने इनकी माने ये नहीं थी, पब्लिसिटी नहीं मिलती। आज देखिए वो कोई एक बात बीजेपी बोलती है या ये बोलते हैं तो बीजेपी तुरंत रिएक्ट, बीजेपी बोलती है ये रिएक्ट करते हैं और उसको मीडिया प्रोपगेट करता है। मीडिया भी जानता है कि ये मीडिया किसके हाथ में है। मेन स्ट्रीम मीडिया आप देख रहे हैं, वो जानता है कि इनसे किसको फायदा होने वाला है, इनकी बात को गांव-गांव तक पहुंचाता है। ऐसा लगता है कि मुसलमानों की आवाज है आज। लेकिन हम ये कहेंगे, आपने ठीक कहा कि भाई इसमें जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो चाहती हैं कि फिरका परस्ती की सियासत नहीं पनपे, नहीं बढ़े, चाहे वो किसी तरह की सियासत हो, हिंदू मुसलमान या किसी मजहब के बुनियाद पर सियासत हो, वैसे तमाम लोगों में भी ये कमी है। पार्टियों की बात हम कर रहे हैं, वो ये कमी है कि ये स्पेस न सिर्फ बीजेपी उनको बैकग्राउंड से ये स्पेस उनको दे रही है, ये फील्ड दे रही है, बल्कि जो सेकुलर पार्टियां हैं उनमें भी कई कमियां हैं। उनको ये एक तो इस खतरे का अंदाज नहीं है। आज ये 5 जीत गए हैं, मैं तो बहुत पहले से बात कर रहा हूं, इस चुनाव से पहले से बात कर रहा हूं। मैंने तो ये बात आज जो कहा, मैंने 15 में भी ये बात कही थी, लेकिन उस समय पॉलिटिकल पार्टियों ने इस बात को समझा था। आज वो लोग नहीं समझते हैं, नहीं समझ रहे हैं। आपकी बात बहुत क्लियर तरीके से समझ आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि मीडिया जैसे ब्रांडिंग कर रहा है, वो दिख भी रहा है। जब से 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन बिहार में आए हैं, हर टीवी पर, टाइम्स नाउ, एनडीटीवी, एबीपी, आज तक, सब जगह 24 घंटे से इंटरव्यू चल रहा है असदुद्दीन ओवैसी का। ये तो आपकी बात में दम है कि मीडिया ब्रांडिंग करता है ताकि लोगों के सामने सिर्फ एक चेहरा पेश कर सके, इस बात में आपकी दम है। लेकिन अब मुझे बताइए, वो इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं एनडीटीवी पे सुन रहा था कि भैया मैं तो गया था कि मेरे साथ गठबंधन कर लो। तो इसका मतलब अगर आप वहां की पार्टियां जो है गठबंधन नहीं करेंगी तो ये उनका खेल बिगाड़ देंगे, बीजेपी को जितवा देंगे, ताकि अगली बार वो मजबूर हो जाए इनसे गठबंधन करने के लिए। ये फार्मूला अपना लिया है इन्होंने। देखिए मीडिया अभी से नहीं ब्रांडिंग कर रहा है। मीडिया देश पूरे दिल्ली से मीडिया ब्रांडिंग इनका कर रहा है पहले से, यहाँ चुनाव के दरमियान भी किया है, पहली बात। दूसरे आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं नहीं जानता किसके पास गए थे, किसके नहीं पास गए थे, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर सेकुलर पार्टियों ने इनका साथ लिया होता तो आज जो हालत हुई है उससे भी बुरी हालत होती, उससे भी बुरी हालत होती। और आगे भी अगर इनका साथ लेंगे सिर्फ सत्ता में जाने के लिए तो और बुरी हालत होगी, और बड़ा हथियार बीजेपी को और संघ परिवार को ये लोग दे देंगे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हिंदू फिरका परस्ती जो बढ़ती है तो आपको मुसलमान होने के नाते जो भी आदमी है उसका ये फर्ज बनता है कि अपना आदमी भी फिरका परस्त और तंग नजरी वाला, कट्टरता वाला सोच रखता हो, मुस्लिम लीगी सोच रखता हो, तो उसके गिरेबान को पकड़ा जाए, उसको शीशे में उतारा जाए, ये फर्ज बनता है। वरना ये फिर ये देश जो है ये पाकिस्तान बन जाए। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो अभी तक की खबरें आ रही हैं कि जब से बिहार में ओवैसी 5 सीटें जीत गए हैं, बंगाल में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, यूपी में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, असम में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो डरने लगी हैं। उन्हें लग रहा है कि ओवैसी से गठबंधन कर लिया जाएगा, 2-4 सीटें उसे दे दो, नहीं पता चला वो यहां भी आके माहौल खराब कर देंगे। देखिए हम फिर कह रहे हैं कि उनको ये गलती नहीं, इनसे डरना नहीं चाहिए, इनसे आइडियोलॉजिकली लड़ना चाहिए। तो ये बीजेपी से भी डरना नहीं चाहिए, उससे आइडियोलॉजिकली लड़ना चाहिए। बीजेपी संघ परिवार की राजनीति से जो पार्टियां हैं, मेन स्ट्रीम की जो पार्टियां हैं, आइडियोलॉजिकली कायदे से नहीं लड़ रही हैं। वो बाजारू तौर तरीका, जोड़ तोड़ का तरीका से लड़ाई नहीं होती है। इसीलिए बीजेपी की कोई खासियत नहीं है, उसका कोई कारनामा नहीं है। ये इन लोगों की कमजोरी है जो ये जीतते जा रही है। और जो इस बताइए, इतनी बड़ी महामारी
आई और इतना लोगों को परेशानी हुई और इस कदर लोग नोटबंदी जीएसटी से लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के गलत सही कुछ प्रचार को लेकर के और उसको कम्युनलाइज करके और फिर लॉकडाउन के चलते लोग मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी वो जीत ले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सेकुलर फोर्सेज हैं जो उससे लड़ने का काम कहती हैं, उनको अपनी कमजोरियों के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत सही जगह पे आप बातचीत को ले आए और आपने जो निष्कर्ष निकाला, इससे कहते हैं, मैं आपको कहता हूं ना, पत्रकारिता का लंबा अनुभव। और ऐसा पत्रकार जो जमीन से उठ के पार्लियामेंट तक गया हो, जिसने जमीनी सतह पर पत्रकारिता की और नेतागिरी भी जमीनी सतह पर की हो, कोई तोहफे में कोई चीज मिल नहीं गई है। ये जो आपने लाइन कही है कि बाजारू तरीके से सेकुलर पार्टियां लड़ रही हैं, सिर्फ जीत हासिल कर लेना चाहती हैं, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ चुकी हैं, इस पे उन्हें आना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूं, क्या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? असदुद्दीन से ज्यादा 70 सीटें मिली, 19 सीटों पे जीत पाए वो लोग। तो हम तो कह ही रहे हैं कि हमने कहा है और कई चैनलों पर कि कांग्रेस को उतनी सीट की कि वो लायक नहीं थी। 41 सीट लड़ी थी, इस बार 45 दे देते। पिछली बार 27 जीती थी, इस बार तो वो 19 पर जाकर के अटक गई। अगर छोड़ दीजिए ओवैसी को, अगर कांग्रेस ने बढ़िया परफॉर्म कर दिया होता, 10 भी और जीत गए होते ज्यादा, तो ये होता। या मान लीजिए कि तेजस्वी जी हैं महागठबंधन के नेता, उन्होंने, कांग्रेस ने दबाव बनाया होगा, उसके दबाव में आ गए, तो उन्होंने उसके दबाव में नहीं आए होते तेजस्वी जी, और उसको इतना सीट नहीं दिया होता, और कुछ अपना भी जरूरत होता तो 5-10 अपना भी घटा लेते। और ये जो दूसरे लोग थे, मान लीजिए मांझी थे, साहनी थे, या आप उपेंद्र कुशवाहा थे, जिससे उपेंद्र कुशवाहा मायावती सबसे ये समझौता भी किए, तो एक क्रेडिबिलिटी उन लोगों ने भी दी, उनको दी क्रेडिबिलिटी, ओवैसी साहब को भी। इन लोगों से, अगर ये तो बीजेपी को छोड़ करके आए थे, वहां से माने आए थे, आपके साथ 19 में चुनाव लड़े थे, तो आप उनको साथ लेके मिला करके चले होते, रखते अपने साथ, आप नेता थे, आपका ये ज्यादा जिम्मेवारी है। तो ऐसी स्थिति में अगर उतना सीट नहीं देते, उधर से 20 सीट ले लेते, आप अपना 25 घटा देते, उसमें ये सब समा जाते, उसमें ये सब मान जाते। लेकिन ऐसी कोई पहल नहीं दिखी, अगर ये होता तो एक ब्रॉडर यूनिटी हो। नीतीश कुमार और लालू यादव जब एक हो गए थे, तब कहाँ ओवैसी साहब की चली? तब उस समय हम लोग थे, फोर फ्रंट पर थे, पॉलिटिकल पार्टी में थे, तो मान लीजिए कि हम लोग भी फोर फ्रंट पर लड़ाई लड़ते थे जी। तो अब तो मान लीजिए कि अब तो जो अगर कोई पूछा, आपने पूछा या किसी मीडिया वाले ने पूछा, तो हमने कुछ कर दिया, वरना हम चुपचाप बैठे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं कई बार कहता हूँ सर, इस मुद्दे पे बात करते हैं तो आप कहते हैं यार छोड़ दीजिए, ठीक है, जाने दीजिए, क्योंकि आप हाईटेक नहीं है। अभी भी बच्चे की मदद से जो है जूम के जरिए इंटरव्यू हो रहा है। मान लीजिए बच्चा घर पे ही ना हो तो बातचीत कैसे हो पाएगी? समझ सकते हैं जो पुराने पत्रकार हैं वो कलम से तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लैपटॉप पे आज भी उतना अच्छा टाइप वाइप नहीं कर पाते हैं। ये तमाम तरीके की चीजें होती हैं, पर फिर भी आपने जितनी तमाम बातें बताई, वाकई में बिहार की जमीन से जुड़ी हुई, वहां के नेताओं को आईना दिखाते हुए, और असदुद्दीन ओवैसी से होशियार रहने की बंगाल, आसाम और यूपी के नेताओं को भी आपने जो है ताकीद की है। देखना होगा वो होशियार होंगे या असदुद्दीन ओवैसी जाके वहां फिर से उनका खेल बिगाड़ देंगे। स्ट्रेटजी बनाए, और उनका तुर्की जवाब देने वाले लोग हैं, लेकिन वैसे लोगों को तैयार करके फोर फ्रंट पर लाने की जरूरत है, वरना ये लड़ाई नहीं होगी। और ये खतरा, ये देखिए, ये जो है ना, हम लोगों के यहाँ कहा जाता है भोजपुरी में कि ये चुत्तर का घाव है, चुत्तर का घाव, तो ये बड़ी परेशान करेगा। हाँ, अगर इसका कायदे से इलाज नहीं हुआ तो। और सबसे बड़ा नुकसान इसका होगा, मुस्लिम समाज को इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा।
जी जी, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम समाज को इसका ज्यादा बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के भक्त भी कम नहीं हैं। जरा सी खबर उनको लेके कर दीजिए। सुबह खबर मैंने की, लोग ऐसे टूट के पड़े, गालियां दी, कई लोगों के तो फोन आ गए। ये स्थिति बन गई है। पर मेरा मानना यह है कि वो IT सेल बीजेपी का है जो इस तरीके से हाइप क्रिएट करवाता है असदुद्दीन ओवैसी को। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।